गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग का पहला वीडियो इसके पहले मैंने रिलीज़ किया था। ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जानेंगे कि उससे पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा है, ये हमको कैसे मालूम पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एनिमेशन को देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर एक फॉल्ट है ना। ये फॉल्ट है जहाँ पर ये ब्लैक लाइन है, आर पार जा रही है, और जिस जगह से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर गहराई में जिस जगह से अर्थक्वेक शुरू होता है दैट इज़ फोकस, और फोकस से कई वेव्स चारों तरफ निकलती हैं। तो सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जहाँ पर सबसे पहली बार वेव्स टकराती हैं उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। ये दो वर्ड तुम लोग याद रखना, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फोकस एंड व्हाट इज़ एपी सेंटर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो फोकस पृथ्वी का के अंदर, भूगर्भ के अंदर अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट, और एपी सेंटर वो पॉइंट जहाँ पर सरफेस पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा डेवास्टेशन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहेंगे। 1 मिनट। तो जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो सब लिथोस्फीयर में होते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथ का मतलब होता है चट्टानें। तो जहाँ पर भी जिस भी मंडल में, जिस भी स्फीयर में चट्टानें होती हैं वो सब लिथोस्फीयर है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को ग्रे कलर में, ये लिथोस्फीयर है। अब लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो पार्ट है, जो पर्पल कलर, जो ऑरेंज कलर का है, ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर का मतलब होता है दुर्बलता मंडल, मतलब ये वीक जोन है ना, वीक जोन है। तो सबसे ऊपर वाला लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर में ही ये सारी एक्टिविटीज़ अर्थक्वेक की हमको महसूस होती हैं, है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई कि लिथोस्फीयर में अर्थक्वेक की एक्टिविटी हमको महसूस होती है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है? लगभग 200 किलोमीटर है सरफेस से, हमारी सरफेस से। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है, कहीं पर 50 किलोमीटर हो सकता है, कहीं 100 हो सकता है, कहीं 200 हो सकता है ना। तो डिफरेंट प्लेसेस में लिथोस्फीयर की डेप्थ डिफरेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं सीस्मोग्राफ। ये सरफेस पर जो भी वेव्स आती हैं उन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ये है सीस्मोग्राफ। अब इसकी एक्टिविटी को आप लोग ज़रा ध्यान से देखें कि ये बीच में एक ड्रम है। ये ड्रम जिसके चारों तरफ एक ग्राफ पेपर लगा हुआ है और जिसमें मास लिखा हुआ है, उसमें एक पेन बंधा हुआ है। तो जैसे ही कोई वेव नीचे से ऊपर की ओर आती है, पी वेव आई, थोड़ा सा मूव हुआ, ये एस वेव आई, इससे थोड़ा और ज़्यादा मूव हुआ। तो अभी फिर से आप लोग इस वीडियो को, इसको दोबारा देखें। पी वेव जो होती हैं वो कंप्रेसिव होती हैं, कंप्रेसिव होती हैं। उसका डायरेक्शन देखो, उसका एरो जो बना हुआ होगा उसका डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन ये ऊपर की नीचे कंप्रेस हो रही है, ब्लू वाली आगे पीछे सरक रही है, शेयर हो रही है ना, शेयर होती है। तो कंप्रेसिव और शेयर दो तरह की वेव्स होती हैं, और इन वेव्स को हम आगे पढ़ेंगे। अब अर्थक्वेक वेव बेसिकली दो तरह की होती हैं, जो हमने कहा था पी और एस, केवल वही नहीं। तो पहली होती है बॉडी वेव, जो पूरी पृथ्वी की बॉडी में, पूरी पृथ्वी की बॉडी में पहुंचती हैं, दैट आर बॉडी वेव्स। एंड सेकंड इज सरफेस वेव, जो सरफेस तक आती हैं, पूरी पृथ्वी की बॉडी में नहीं जाती हैं, है ना, पूरी पृथ्वी के अंदर नहीं जाती हैं। तो बॉडी वेव एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी भी फॉल्ट के पास से, फोकस के पास से जो एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ से ये सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है पूरी पृथ्वी के बॉडी में, इसलिए उसको बॉडी वेव कहते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा, जितना ज़्यादा उसका घनत्व होगा, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस वेव्स हैं वो रेड कलर से इंडिकेट हो रही हैं, जो पी वेव्स हैं वो येलो कलर से इंडिकेट हो रही हैं। तो इसमें अगर आप लोग एरिया को देखें तो रेड वेव यानी एस वेव ये बीच वाले ग्रीन वाले पार्ट में नहीं जा पा रही हैं, टच नहीं हो पा रही हैं, केवल पी वेव अंदर तक जा पा रही हैं। यानी इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो एस वेव होती हैं बेसिकली ये लिक्विड में, लिक्विड पोर्शन में नहीं जा पाती है। तो ऐसा मान सकते हैं हम क्यों कि ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये लिक्विड होगा। तो ये सोचो कि लिक्विड कैसे होगा, क्योंकि ऊपर से तो बहुत सारी चट्टानों यानी पूरा के पूरा लिथोस्फीयर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। तो कोई चीज़ लिक्विड कंडीशन में कैसे हो सकती है? इसको हम प्लास्टिक स्टेज बोल सकते हैं। उसको समझने के लिए ऐसा
आप लोग कर सकते हैं कि इरेजर लो, रबर है ना, आप लोगों के पास होगी, सबके पास, उसको दबा के देखो दोनों अंगूठे और उंगली से, तो दबाओगे तो वो दबेगी। कितनी देर तक दबा कर रखोगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक दबा के रखोगे तब तक वो दबी रहेगी। जैसे ही आप उंगली का प्रेशर हटाओगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर लिक्विड की कंडीशन होती है ग्रीन वाले में। तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव दो तरह की वेव्स होती हैं। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, उनको पी और एस वेव कहते हैं। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। पी को प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, इसलिए प्राइमरी है। एस को सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे नंबर पर, उसके बाद, प्राइमरी के बाद सरफेस पर पहुंचती है। ठीक है ना। तो पी वेव्स मूव फास्टर, ज़्यादा तेज गति से चलती हैं, एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। पी वेव्स किसकी जैसी होती हैं, साउंड वेव के जैसी होती हैं। साउंड वेव, साउंड वेव इसको ऐसे समझ लें हम कि साउंड वेव कैसे काम करती है। मान लो एक ये लोहे का पाइप है और एक हथौड़े से हमने यहाँ पर जोर से मारा तो टन की आवाज़ होगी, लेकिन यहाँ पर उसका कंपन महसूस होगा इस कोने में, है ना। तो कंपन कैसे होगा, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हुए ये कंपन जाएगा। इस तरह से साउंड वेव होती है। ठीक है। दे ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। पी वेव्स गैस में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी चल सकती हैं और सॉलिड में भी चल सकती हैं। ये चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। लेकिन सॉलिड में इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लिक्विड में इनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर दो वेव्स को दिखाया गया है कि पी वेव्स और एस वेव्स कैसे आ रही हैं। ये रेड वाली पी वेव्स है, पहले घर को टकराई, और एस वेव्स ब्लू वाली हैं, बाद में घर तक टकराई। ठीक है ना। पी और एस। और एल वेव्स नीचे नहीं जा रही हैं, केवल कहाँ पर जा रही हैं, सरफेस पर, केवल सरफेस पर ही जा रही हैं एल वेव्स। ये तीन तरह की वेव्स का डायरेक्शन। पी वेव्स ऑलवेज कम बिफोर एस वेव्स। ओके, ये पी वेव्स हैं। पी वेव्स जैसे बताया था आगे पीछे मूव करती हैं, केवल आगे पीछे मूव करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आती हैं एस वेव्स। ये सरफेस पर थोड़े समय बाद पहुँचती हैं, इनको इसीलिए सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ये केवल सॉलिड में ही मूव करती हैं, लिक्विड में मूव नहीं करती हैं। तो इसलिए ये वाला चित्र इसके पहले दिखाया था मैंने, इसमें फिर से देखो कि रेड वाली जो वेव्स हैं ये एस हैं और ये बीच वाले पोर्शन में नहीं जा रही हैं। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि बीच वाला पोर्शन लिक्विड हो सकता है पृथ्वी का इंटीरियर। इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिससे हमको पृथ्वी का अंदर कैसा है वो जानने में हमको मदद मिलती है। और सरफेस वेव्स जो होती हैं, एल वेव्स, वो सबसे आखिरी में सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं, है ना। ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं क्योंकि केवल सरफेस पर ही इफेक्टिव होती हैं। तो सरफेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने से बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन, बहुत ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है। ठीक है। कई बार स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं। ये एस वेव्स हैं। एस वेव्स एक, इसको ऐसे समझ लो कि एक रस्सी है, दो लोगों ने रस्सी के किनारे पकड़े हुए हैं और एक बंदा रस्सी को हिला रहा है। तो जिस तरह से मूव होता है ये, तो ये लाइट वेव जो होती है ना, प्रकाश की किरणें इस तरह से चलती हैं। तो एस वेव का मूवमेंट लाइट वेव की तरह से होता है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, पी वेव्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें पुश और पुल होता है, एक्सटेंशन होता है और कंप्रेशन होता है, बार बार एक्सटेंशन कंप्रेशन, और इस तरह से वो आगे बढ़ती है। जबकि एस वेव में एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं हो रहा है, एस वेव इस तरह से सर्पिलाकार रूप में आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है पी वेव और एस वेव के बीच में, है ना। तो अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक डिफरेंट मैनर में होते हैं। एज दे मूव और प्रोपोगेट, जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। जिस भी चट्टान से ये वेव्स गुजरती हैं, जिस भी रॉक से गुजरती हैं, है ना, वहाँ पर उस चट्टान में वाइब्रेशन आता है। उस तरह से पी वेव आएंगी तो पी वेव के जैसा वाइब्रेशन होगा, है ना। और एस वेव जब आएंगी तो एस वेव के जैसा वाइब्रेशन फील होगा, है ना। ये पी और एस वेव्स हैं। ऊपर वाली जो ब्लॉक है वो पी वेव है, जो केवल आगे पीछे की ओर जाता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल बढ़ता है। और एस वेव्स वर्टिकली बढ़ती हैं, ऊपर नीचे बढ़ती हैं, ऊपर नीचे। ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, पी और एस के बीच में।
दिस exerts pressure on the material in the direction of the propagation. ठीक है, as a result it create leave it. तो S waves ये रस्सी की तरह से आगे बढ़ रही हैं. The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. S wave जैसे कि बताया था कि वो vertical आगे बढ़ती हैं. Hence they create trough and crest. Trough मतलब lower portion और क्रेस्ट मतलब अपर पोर्शन. ये अपर पोर्शन क्रेस्ट हो गया, लोअर पोर्शन ट्रफ हो गया. तो ट्रफ और क्रेस्ट की तरह से मटेरियल में आगे बढ़ती हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है शेडो जोन की, कि शेडो जोन कैसे उभरता है. तो कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर वेव्स नहीं पहुँच पाती, ना तो पी वेव पहुँच रही है ना एस वेव पहुँच रही है, उसको हम शेडो जोन कहते हैं. तो ये शेडो जोन कितना होता है, जहाँ पर सीस्मोग्राफ होता है वहाँ से 105 डिग्री 105 डिग्री के आसपास तक दोनों जाती हैं, है ना. पी भी जाती है और एस भी जाती है, लेकिन 105 से 145 के बीच में ये वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं. लेकिन जो एस वेव्स होती हैं वो तो 145 के 105 के बाद ही नहीं पहुंचती हैं और पूरी पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती हैं. 105 डिग्री तक ही पहुंचती हैं एस वेव्स, और जो पी वेव्स हैं वो 105 से 145 डिग्री तक के बीच में नहीं पहुंचती. ये इसमें इसको साफ साफ इंडिकेट किया गया है कि एस वेव्स यहाँ से आई और ये सीधे इस तरफ चली गई. ये एस वेव्स है ना. एस वेव्स पूरी इस पार आ गई, ये 105 डिग्री तक जाती हैं और उसके बाद पूरे पार्ट में नहीं पहुँचती हैं. अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ पी वेव्स के बारे में, कि पी वेव्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फिर आगे की ओर इस तरह से बढ़ती हैं. यहाँ आती हैं, यहाँ से क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में इसका स्पीड कम हो जाती है और फिर यहाँ. तो ये वाला पोर्शन जो ब्लैक वाला यहाँ पर पोर्शन अभी मैप में दिखाएंगे, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ब्लैक वाले पोर्शन पे जो मेंटल की तरफ ब्लैक वाला पोर्शन अभी आएगा, ये वाला शेडो जोन है ना, लास्ट में दिखाते हैं बिल्कुल. तो ये शेडो जोन बन जाता है जहाँ पर ना तो पी वेव्स पहुँच पा रही हैं और ना ही एस वेव्स, दोनों वेव्स नहीं पहुँच पाती हैं. ठीक है, इसको कहते हैं शेडो जोन, सीज्मिक शेडो जोन. अब ये दोनों पी और एस का शेडो जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ. पी वेव का शेडो जोन 105 से 145 के बीच में नहीं पहुँच पा रही हैं, और ये इधर दूसरे वाले में एस वेव का शेडो जोन है जो केवल 105 डिग्री तक पहुँचता है, 105 डिग्री के आगे नहीं पहुँच पाती एस वेव्स. ठीक है ना. Thus a zone between 105 degree and 145 degree from epicenter was identified as the shadow zone for both the type of waves. दोनों तरह की वेव्स का शेडो जोन कहाँ पर आता है, 105 से 145 के बीच में. पी वेव्स का शेडो जोन कहाँ आता है, 105 से 145 के बीच में. एस का कहाँ आता है, 105 के आगे सारा एस वेव का शेडो जोन होता है. द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स. एस वेव 105 डिग्री के आगे नहीं जा पाता. द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स. तो एस का शेडो जोन मतलब एस जहाँ नहीं पहुँच पाती है वो ज़्यादा बड़ा होता है पी वेव्स के मुकाबले. द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स appears as a band around the earth between 105 and 145 away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent, but it is also a little over 40% of the earth's surface. Now we are going to type of earthquake. कितने प्रकार के earthquake होते हैं? The most common ones are the tectonic earthquake. Tectonic यानी पृथ्वी की गतिविधियों की वजह से जो भूकंप पैदा होते हैं. These are generated due to sliding of rock along a fault plane. कहीं पर एक fault आ जाता है, उस fault के से ये जैसे fault आया बीच में, इसके कारण एक भाग हैवी है वो नीचे चला जाता है, हल्का वाला ऊपर चला जाता है, तो इसके कारण ये fault आता है और earthquake आता है. तो इस तरह के अर्थ को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप. एक दूसरा अर्थक्वेक होता है जिसको वल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं, क्योंकि जब वल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो यहाँ जहाँ कहीं भी एक्टिव वल्केनो है, बहुत तेज़ी से वल्केनो से मैग्मा बाहर निकल कर आता है, तो उसके कारण आसपास की ज़मीन हिलने लगती है. अब ये वल्केनो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो
कि कितना तेज विस्फोट हुआ है, जैसे बहुत बड़ा बम फूटा हो, तो इसके आसपास की ज़मीन हिलने लगती है, वाइब्रेशन आता है, जिससे उसको हम वल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। साथ में ये एक प्लेट, ऊपर से प्लेट नीचे की ओर जा रही है हैवी, तो जहाँ पर हैवी प्लेट नीचे की ओर आती है तो इस जगह पर लगभग यहाँ से मैग्मा चैम्बर जो है, यहाँ पर मैग्मा पर प्रेशर पड़ता है और मैग्मा ऊपर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, तो इससे वल्केनिक इरप्शन होता है। अब ये जो वल्केनो बना हुआ है, जो शेप बना हुआ है इसका, ये शेप पहले से नहीं होता है। ये शेप मैग्मा जब बाहर निकल कर आया, पहले तो ये प्लेन था, मैग्मा जब बाहर निकल कर आया तो ऊपर से मैग्मा का डिपोजिशन हुआ, जिसके कारण ये शेप बना। तो पहली चीज़ तो ये वल्केनिक बन गया। अब इसके साथ में इसके आसपास जब वल्केनिक इरप्शन होता है तो इसके आसपास के एरिया में कई बार फॉल्ट पड़ जाते हैं और वहाँ पर टेंशन होता है, जिससे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है। अगला अर्थक्वेक होता है माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू, है ना। अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, कई बार कोलैप्स हो जाती हैं, है ना, तो उससे माइनर ट्रेमर आते हैं, छोटे छोटे झटके लगते हैं, जिससे ऊपर का ज़मीन या ऊपर की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहेंगे। ठीक है ना। आगे आता है सुनामी। ये क्लियर नहीं है, सुनामी को हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल, है ना। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक यानी विस्फोट होता है जब, तो ग्राउंड शेकिंग में आल्सो ऑकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस। कई बार केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस का एक्सप्लोजन होता है, तो जिससे कुछ ट्रेमर्स आते हैं आसपास के एरिया में, कुछ कंपन महसूस होता है, जिसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे कि ये केमिकल एक्सप्लोजन है और उसके कारण आसपास के एरिया में ज़मीन हिलने लगती है, वो होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ठीक है ना। रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक, कई जगह पर पानी जमा हो जाता है, रिजर्वायर बन जाते हैं, बांध बन जाते हैं, उन बांध के वजन से उसके नीचे की चट्टानें, उनमें उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और उसके बाद उसमें फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट पड़ने से वहाँ पर अर्थक्वेक बन सकते हैं। तो 1967 में कोयना, महाराष्ट्र में कोयना में इस तरह का भूकंप आया था। ऐसा माना जाता है कि कोयना में जो डैम बना हुआ है, उस डैम में अचानक पानी भरने से उसके नीचे की चट्टानें फूट गई और जिसके कारण वहाँ पर अर्थक्वेक आया। ठीक है ना। ये मैप इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ से पानी का प्रेशर नीचे पड़ा, नीचे की चट्टान में ये क्रैक पड़ गया और इस क्रैक पड़ने की वजह से अर्थक्वेक आया, यहाँ पर भूकंप आया, है ना। कई बार ऐसा होता है, डैम की वजह से अर्थक्वेक बनते हैं। अब उसको मीज़र कैसे करते हैं अर्थक्वेक को? अर्थक्वेक मीजरिंग कैसे होता है? द अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड के जरिए और दूसरे इंटेंसिटी के जरिए। ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। ठीक है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिचर स्केल, है ना। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? मैग्नीट्यूड, रिचर स्केल और साथ में ये 0 to 9, इसका स्केल जो होता है 0 से 9 तक का होता है, तो इसको MR09 ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड, रिचर स्केल, 0 to 9। द मैग्नीट्यूड रिलेट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वैक। जब अर्थक्वेक आता है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 0 हुई है कि 1 हुई है, 2 हुई है, 9 हुई है, वो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, ये कौन बताता है? मैग्नीट्यूड यानी रिचर स्केल बताता है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ 0 to 10, 0 से 10 नंबर तक होता है। और दूसरा होता है इंटेंसिटी स्केल। इट इज नेम आफ्टर मार्सेली। मार्सेली इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया था, तो एन इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट। तो अब इंटेंसिटी मीन्स आई, इसको कौन सी स्केल है? एम, है ना। और ये होती है 0 से 12 तक, ये 12 नंबर तक होती हैं। IM12 इसको अपन याद कर सकते हैं। ऊपर वाले को अपन ने याद किया था MR, मिस्टर 10, है ना। MR10, मिस्टर 10 और IM12। ठीक है ना। ये दो तरीके हैं, दो तरीके से आप लोगों को ये याद रहेगा। ये रिचर स्केल, ठीक है। द इंटेंसिटी स्केल टेक इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट एंड द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। अब इफेक्ट क्या होते हैं इस अर्थक्वेक के, क्या क्या प्रभाव होते हैं? एक, क्योंकि ये नेचुरल हजार्ड है तो इससे अर्थक्वेक के कई इफेक्ट होते हैं, जैसे ग्राउंड शेकिंग, ये ग्राउंड शेकिंग हो रही है, ठीक है ना। और साथ में डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट,
अलग अलग जगह पर जो ग्राउंड होता है उसका सेटलमेंट भी होता है इससे। लैंड एंड मड स्लाइड, कई बार ऊपर से चट्टानें गिरती हैं, मड ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो लैंड एंड मड स्लाइड होती है। सॉइल लिक्विफिकेशन, पानी में मिट्टी मिल जाती है इस तरह से, तो कीचड़ बन जाता है। अर्थक्वेक की वजह से वो कीचड़ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ना। ग्राउंड लर्चिंग, ज़मीन हिलना डुलना शुरू हो जाता है। एवालांच, एवालांच का मतलब बर्फ़ जब ऊपर से नीचे काफ़ी तेज़ी से बहती है उसको एवालांच कहते हैं, ये भी अर्थक्वेक की वजह से आता है। These listing above have some bearing upon landforms, while other may be considered the effect causing immediate concern to the life and properties of people in the region। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कि ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, भैया ज़मीन ही पूरी की पूरी हट गई, हिल गई, है ना। फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर, बाढ़ आ गई डैम में, है ना, या डैम टूट गया, या लेवी यानी नदियों के दोनों किनारे पर जो ऊंचे बांध जैसे बने हुए होते हैं, नदियां अपने से बनाती हैं, वो लेवी कई बार फेल हो जाती है। कोसी नदी इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, अपन ने 9th में पढ़ा था। तो लेवी फेलियर हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे डिवास्टेशन होता है, ये डैम फेलियर। फायर्स, आग लग जाती है कई बार, उससे लोग मरते हैं। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंगें कई बार गिर जाती हैं, है ना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सामान जो भी चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं वो सब टूट जाती हैं। सुनामी, है ना, बहुत तेज़ी से वेव्स आती हैं और वो पूरे पूरे शहर को बर्बाद कर देती हैं मिनटों में, है ना, सेकंड्स में पूरी जगह को बर्बाद कर देती हैं, ठीक है ना। दो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर ए फ्यू सेकंड, हालांकि जो अर्थक्वेक होता है केवल कुछ सेकंड के लिए होता है, बट इट्स इफेक्ट आर डिवास्टिंग प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑन द रिचर स्केल। तो 5 से ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो सुनामी का इफेक्ट यहाँ ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि एपी सेंटर की वजह से ट्रेमर जो आते हैं उससे जो पानी होता है वहाँ का वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और पानी यहाँ से ऊपर की ओर उठा और वो लहरों के रूप में आगे बढ़ता है, और वो लहरें कोस्टल एरिया में भारी तबाही मचाती हैं। तो सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। अर्थक्वेक खुद अपने आप में सुनामी नहीं पैदा करता, बल्कि अर्थक्वेक से जो ट्रेमर्स आते हैं, जो कंपन महसूस होता है, उस कंपन से पानी की लहरें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, है ना। अब ये नीचे अर्थक्वेक की वजह से ट्रेमर्स आया, उसकी वजह से पानी का मूवमेंट शुरू हुआ, है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस, कितनी बार कहाँ पर कैसे आता है। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हजार्ड, हो गया है। इट इज ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक प्लेस, इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। हाउएवर नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब नेसेसरीली एक्सपीरियंस मेजर शॉक। पूरी दुनिया में अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हर अर्थक्वेक नुकसानदायक हो ऐसा नहीं है। द क्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड दैट इज एट आर क्वाइट रेयर। 8 से ऊपर वाले मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही मुश्किल से आते हैं। नॉर्मली 1 से 2 साल में छोटे टाइप के जो भूकंप है वो लगभग हर 1 मिनट में आते रहते हैं, लगभग एवरी मिनट में। तो इस तरह से ये अर्थक्वेक वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ, और उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसमें क्या सुधार किया जाए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई उसको मैं दूसरा वीडियो बनाकर भेजूँगा, और 1-2 दिन में इसका 3rd पार्ट जिसमें अर्थ का इंटीरियर और वल्केनिक टोपोग्राफी है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।